Hello everyone, I hope you are doing well and welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So what's the topic today? Our topic is towards civil disobedience. So आज हम लोग आज के लेक्चर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे. इसके पहले वाली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. हमने देखा था कि पहले से कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड कहाँ से तैयार हुआ था. रॉलेट एक्ट हमने देखा था. रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था. ठीक है. रॉलेट एक्ट के बाद हमने जलियांवाला बाग मसाकरे देखा था. अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने देखा था कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. हमने पीजेंट मूवमेंट देखा. ठीक है. हमने ट्राइबल्स मूवमेंट देखा था और फिर टाउन्स में अलग मूवमेंट चला था. पीजेंट मूवमेंट और ट्राइबल्स मूवमेंट दोनों के लीडर थे. दोनों जगह पे एक एक लीडर थे. दोनों के जो लीडर हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा. ठीक है. अब हम लोग शुरू करते हैं आज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सो देखिए, यहाँ पे आज हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहले बैकग्राउंड तैयार करेंगे, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समझेंगे. तो क्या होता है 1922 फरवरी में क्या होता है, महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर दिया था बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा कांड. चौरी चौरा हुआ था. सो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ समझा कि जो लोग यहाँ पे वॉयलेंट हो रहे हैं, लोग प्रॉपर तरीके से जो हम लोगों का प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब है कि उनको कुछ ट्रेनिंग चाहिए, उनको अभी और थोड़ा टाइम चाहिए कि वो ट्रेंड हो सके एंड जो हमारा प्रिंसिपल था सत्याग्रह का उसको फॉलो कर सके. ठीक है. तो विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नॉट टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल. तो देखिए क्या होता है कि 1922 में तो इन्होंने जो मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर दिया था. तो अब क्या होता है, एक जो टाइम बचता है तो टाइम में कांग्रेस के अंदर ही कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा है या फिर कह लो कि सबके अपने अपने पॉइंट्स निकल के आने लगते हैं. जैसे कुछ लीडर जो थे वो बोल रहे थे कि ये जो मास स्ट्रगल है ये सही नहीं है और फिर जो प्रोविंशियल इलेक्शन को हम लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है. उन्होंने क्या बोला कि जो ये हमको एक राइट मिला है कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अच्छा, तो ये राइट कब मिला? ये राइट मिला बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999. ये 1919 में जो एक्ट आता है इसमें अब जो इंडियंस होते हैं उनको राइट दिया जाता है दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोविंशियल इलेक्शन. उनको ये राइट दिया गया. तो अभी कांग्रेस के कुछ लीडर बोलते हैं कि हमको इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? उन्होंने ये चीज़ फील किया दैट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़. कि यहाँ से अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पावर में पहुँच गए तो वहाँ पे हम बैठ के काउंसिल में बैठ के हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं. हम रिफॉर्म के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं. ठीक है. और हम इस काउंसिल के अंदर ही रहकर अपनी पावर को एक तरह से एंजॉय करके ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे क्रिटिसाइज कर सकते हैं. ठीक है. उनका ये मानना था. कौन कौन आते थे इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे मेंबर्स थे कांग्रेस के आते थे? तो इसमें आते थे बेटा CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. इस तरह के मेंबर्स थे वो आते थे. तो CR दास का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग. CR दास जो थे इनका फुल फॉर्म बताइएगा. नीचे आप गूगल कर लीजिएगा. जिसको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अदरवाइज आप लोग गूगल करके बताइए. सो इन दोनों ने क्या किया, इन लोगों ने स्वराज पार्टी फॉर्म की. ठीक है. इन्होंने बोला कि हमको जो काउंसिल पॉलिटिक्स है उस पर लौटना पड़ेगा. हम ये बॉयकॉट नहीं खेल सकते. ठीक है. हमको काउंसिल पॉलिटिक्स पे जाना पड़ेगा और हम बनाते हैं एक स्वराज पार्टी और हम तो भाई नेक्स्ट इलेक्शन में जा रहे हैं लड़ने. बट अब एक सेक्शन और था. एक सेक्शन कौन था? जो यंग लीडर्स निकल के आ रहे थे बेटा. जो यंग लीडर्स थे, जैसे मोतीलाल नेहरू के सन थे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये पॉलिटिक्स हमसे नहीं हो पाएगी. ये जो आप बात कर रहे हो कि काउंसिल में इलेक्शन जाके लड़ो, हम तो क्या करेंगे, मास एजिटेशन करेंगे. और हमको तो पावर नहीं चाहिए, हमको फुल पावर चाहिए. हमको थोड़े बहुत आप ऐसे लॉलीपॉप नहीं दिखा सकते हो, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू थे एंड सुभाष चंद्र बोस थे बेटा, इन लोगों ने फुल इंडिपेंडेंस की बात करी. ठीक है. अब ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम चल रही हैं विद इन कांग्रेस. ये सारे डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं ना. तो यहाँ पे जो आप अगर बात करो कि इंडिया में और क्या कंडीशन चल रही थी, तो एक प्रॉब्लम ये आ रही थी यहाँ पे इंडिया में कि उस टाइम पे चल रहा था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. ठीक है. एक रिसेशन वाली कंडीशन चल रही थी. ठीक है.
पूरे दुनिया में मंदी आ गई थी, ठीक है, सबकी जो अर्थव्यवस्था थी, सबकी इकोनॉमी थी, वो टर्मोइल कंडीशन में पड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। इंडिया पे कैसे पड़ा? इंडिया में बेटा जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस होती हैं वो 1926 से गिरनी शुरू हो जाती हैं एंड 1930 आते आते बहुत ज़्यादा हालत जो होती है बद से बदतर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनकी क्या होता है, डिमांड कम होगी। बेटा जब डिमांड बढ़ते हैं, आपको पता है जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी, प्राइसेस भी बढ़ती हैं। बट यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड घट रही है, डिमांड घट रही है तो प्राइसेस भी घटेंगी। तो इससे क्या हुआ, प्राइसेस घटने लगती हैं। जो भी इनका प्रोडक्ट होता था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करते थे सो वो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी भी अब कम हो गई, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होने लगा। तो ये अब किसके लिए डिफ़िकल्टी आ रही है, पीजेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी आ रही है, दैट दे आर नॉट एबल टू पे देयर रेवेन्यू। वो अपना रेवेन्यू है, टैक्स है जो उनको पे करना है, लोन जो उनके ऊपर सर पे है, वो सारी चीज़ें वो पे नहीं कर पा रहे थे। सो पूरी हमने देखा कि जो कंट्री साइड थी, जो रूरल एरियाज थे, वहाँ पे एक टर्मोइल जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है बाई 1930। ओके, सो एक तो ये रीज़न हो गया। अब एक रीज़न क्या आता है इसी बीच में भाई, यहाँ पे जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने क्या भेज दिया यहाँ पे, साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था, तो जो ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट वहाँ की एक पार्टी थी, टोरी पार्टी, ओके। सो टोरी पार्टी ने क्या किया, एक स्टैचुरी कमीशन बना के भेजा। स्टैचुरी कमीशन मीन्स बेटा ऐसी एक होती है, स्टैचुरी बॉडी का मतलब होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है, दैट इज सेट बाई पार्लियामेंट। जब उसको पार्लियामेंट बना के भेजती है कि ठीक है आप जाके रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप जाके काम करो, तो उसको बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी। तो वैसे ही स्टैचुरी कमीशन बनाया गया जिसके हेड कौन होते हैं, सर जॉन साइमन। उनको किस लिए भेजा गया, उनको इसलिए भेजा गया क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में इतने मूवमेंट्स हो रहे थे, सारे लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे, सब बोलने के लिए, पीजेंट, जैसे हम लोगों ने देखा पीजेंट का मूवमेंट, ट्राइबल का मूवमेंट, प्लांटेशन वर्कर्स का, सबका मूवमेंट है, सब स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। तो इससे ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा हुआ कि हमको भी कुछ करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो जॉन साइमन थे उनकी लीडरशिप में, ठीक है, या फिर उनको हेड बना के एक साइमन कमीशन भेज दिया। अब वो साइमन कमीशन क्या करेगा, साइमन कमीशन आएगा और इंडिया की पूरी फंक्शनिंग को देखेगा और यहाँ पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या करेगा, एक हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसको तो भेजा। अब यहाँ पे इंडिया के जो लोग थे वो इसका अपोज कर रहे थे। अपोज क्यों कर रहे थे, मतलब वो तो एक तरह से हमारी अच्छाई के लिए आ रहा था, क्योंकि वो आ रहे थे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें एक तरह से चेंजेस लाने के लिए आ रहे थे कि आप क्या चेंजेस करें कि ये मूवमेंट्स ना हो। तो वो, बट प्रॉब्लम एक थी, प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये सारे कमीशन के मेंबर थे बेटा, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, नॉट अ हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। सारे भाई ब्रिटिशर्स थे, सारे गोरे थे उसमें, ठीक है, तो कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। अब जब इंडियन मेंबर नहीं होगा तो गुस्सा तो भड़केगा ही, क्योंकि आप इंडियन हो ही नहीं तो हमारे दुख को कैसे समझ सकते हो। आप लोग बोलते हो ना कभी कभी कि जब कोई आपसे बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, तो आप लोग बोलते हो कि ना अरे भाई तुम नहीं समझोगे, क्यों, क्योंकि आप मेरी जगह पे नहीं हो ना। सो वही चीज़ है, इंडियंस ने बोला भाई आप हमारे दुख को नहीं समझ सकते हो तो आप क्या ही करोगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, साइमन कमीशन का हर जगह भाई अपोज होता है। क्या अपोज होता है, 1928 में साइमन आके ट्रेन से उतरा साइमन, अब लोग पहुंच गए उसके पीछे पीछे, और क्या स्लोगन लगा रहे हैं, गो बैक साइमन। जैसे गो कोरोना गो लगाया था स्लोगन सब लोगों ने, सबने लगाया होगा गो कोरोना गो, तो वैसे ही लगता है भाई गो बैक साइमन। साइमन को बोलते हैं कि भाई वापस जाओ, हमको ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन इसका अपोज करते हैं, तो सारी पार्टीज, जैसे कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, इन सब ने जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया और साइमन कमीशन के अपोज में क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ था बेटा, ये जो साइमन कमीशन का यहाँ पे अपोज हो रहा था, तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि जो लाला लाजपत राय होते हैं, लाला लाजपत राय, ये यहाँ पे एक पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे इसी साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स आके इन पे क्या लाठीचार्ज वगैरह सब करने लगते हैं आके, जिसकी वजह से जो इनको बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं और बाद में चल के इनकी इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो एक तरह से ह्यूज लॉस था। लाला लाजपत राय जो थे कांग्रेस के अच्छे खासे लीडर थे, ओके। चलिए, सो फाइनली इरविन देखते हैं ये सारा सब कुछ कि लोग इतना भड़क रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो अक्टूबर 1929 में, अक्टूबर 1929 जो इरविन थे उस टाइम के वॉइसरॉय थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में क्या ऑफर किया। अब आके सब लोगों को क्या ऑफर करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम आपको दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, ठीक है, आपको डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया बना रहे हैं हम, लेकिन ये नहीं बताया कि कब बनाएंगे,
देखिए बोल रहे हैं कि हम आपको बनाएंगे, बट ये नहीं बता रहे हैं कि कब बनाएंगे, कोई उसका टाइम पीरियड कुछ फिक्स नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली, दूसरा बोला कि हम लोग मिलके बात करेंगे कहाँ पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सारी चीज़ें हम बात करेंगे। एंड थर्ड चीज़ बोली कि आपको एक हम कॉन्स्टिट्यूशन देने के ऊपर विचार करेंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ें इन्होंने बोली, किसने, इरविन ने। डोमिनियन स्टेटस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड फ्यूचर एक कॉन्स्टिट्यूशन। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमेन स्टेटस बेटा ये हो जाता है कि जैसे ब्रिटेन है, सो ये इंडिया है, तो इसने बोल दिया कि इंडिया जो है एक डोमिनियन बन जाएगी, किसका, ब्रिटेन की डोमिनियन बन जाएगी। मतलब कि यहाँ पे इंडिया जो है, यहाँ पे अपनी इसकी गवर्नमेंट हो सकती है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकते हो, सारा सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्राउन के लिए। जो ब्रिटेन में क्राउन रहेंगी ना, किंग होंगे, क्वीन होंगे, जो भी होंगे, आप उनके लिए क्या होगे बेटा, रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है, आपके ऊपर आपको वो प्रेशराइज कर सकती हैं किसी मैटर को लेके। एक सोवरेनिटी जो आप लोग पढ़ते हो, तो सोवरेनिटी वाली चीज़ नहीं रह जाएगी, आप एक डोमिनियन बन के रह जाओगे। ठीक है, तो ये था एक डोमिनियन स्टेटस का मतलब। ठीक है, सो जो रेडिकल्स होते हैं विद इन द कांग्रेस, कौन कौन थे रेडिकल, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस, हमने देखा ऊपर उन्होंने किसकी बात करी थी, फुल इंडिपेंडेंस की बात की थी इन लोगों ने। यंग लीडर थे भाई, खून गर्म था, तो बोल सकते हो आप लोग कि बोलेंगे कि जोश जोश में बोल दिया कि हमको भाई पूरा क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इन लोगों ने क्या बोला कि हम इसका अपोज करते हैं, इन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। ठीक है, बट जो अदर लीडर्स थे, जो मॉडरेट लीडर थे, लिबरल थे, मॉडरेट थे, उन्होंने क्या बोला, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। वो बोल रहे थे ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हमको मिल जाए, हम एक डोमिनियन बन के रह जाएं, तो वो हमको चलेगा। तो बेटा क्या होता है, ये लोग जो इस तरह की बात कर रहे थे मॉडरेट, इनको अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, अब इनको जो सपोर्ट होता है वो नहीं मिलता, तो धीरे धीरे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया। अब धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर कौन उभर के आ रहे हैं, ये हमारे चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, ये लोग अब उभर के आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, दिसंबर 1929 आती है। दिसंबर 1929 में क्या होता है, एक कांग्रेस सेशन होता है। कहाँ पे होता है, लाहौर में। लाहौर में कांग्रेस सेशन होता है दिसंबर 1929। इसके पहले हम लोगों ने 2 कांग्रेस सेशन पढ़े हैं। ठीक है, दोनों का हमने देखा था कि दोनों में लास्ट में क्या उसका रिजल्ट निकला था। सो 1 2 3 और 3 कांग्रेस सेशन हम लोगों ने टोटल पढ़ लिए। ठीक है, सो दोनों का तो आपको पता ही है, पता है तो चलिए कॉमेंट में बताइए। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है, क्या ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो इसके लीडर जो होते हैं, प्रेसिडेंसी, इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। हर कांग्रेस सेशन का एक प्रेसिडेंट होता है, वो कांग्रेस का एक मेंबर होता है, उसकी प्रेसिडेंसी में वो एक तरह से वो सेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो उनकी प्रेसिडेंसी में सेशन होता है। यहाँ पे वो किसकी बात करते हैं बेटा, पूर्ण स्वराज की। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब ये सेशन। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन से सेशन में, कौन से कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो आप लोग झट से क्या करोगे, टिक करोगे किस पे, लाहौर सेशन। भाई आपको तो पता ही, आपने पढ़ रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज मीन्स फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, डोमिनियन बन के नहीं रहना है। तो यहाँ पे बात हुई थी, और वहीं से उन्होंने बोला कि हम 26 जनवरी 1930 को इट वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, हम उस दिन इंडिपेंडेंस पाके रहेंगे और हम वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे उसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो एक प्लेज लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम कैसे भी स्ट्रगल करके इस दिन को इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। हालांकि मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे जैसे बहुत ज़्यादा अटेंशन इस चीज़ को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कि 26 जनवरी को इनको इंडिपेंडेंस मिल सके। बट फिर भी इस दिन की इंपॉर्टेंस हो जाती है। कैसे कैसे हम लोगों का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था बेटा, वो 26 नवंबर को ही बन के रेडी हो गया था, बट फिर भी हम 2 मंथ के लिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से इनैक्ट नहीं किया था। हमने जाके कब एक्ट किया, जनवरी में जाके इनैक्ट किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। ये इवेंट जो होता है 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए सब लोग रुक जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं ठीक है, इस दिन का जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा है, तो हम इसी दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से अडॉप्ट करेंगे और इनैक्ट करेंगे। चलिए, ये सारा सब कुछ तो हो गया। तो अब महात्मा गांधी ने ये सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, बहुत टाइम हो गया है, 1922 में हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था, तो अब चलिए कुछ फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है, जो हम आप फ्रीडम फ्रीडम बोल रहे हैं, बट फ्रीडम एक्चुअली मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि फ्रीडम का सबके लिए मतलब अलग अलग है। तो उन्होंने सोचा कि अब किसी एवरीडे लाइफ, एवरीडे कोई नॉर्मल कोई इशू है, एवरीडे इशू है, उसको लेके कोई मुद्दा बना के उठाते हैं एंड लोगों का मास क्या सपोर्ट हम गेन करते हैं, वो कोशिश करी इन्होंने। तो उसके बाद यहाँ पे आता है बेटा साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके,
सो इसी में गांधी जी ने साल्ट को एक अच्छा अपना क्या माना कि हथियार समझा उन्होंने साल्ट को। तो साल्ट को हथियार समझा, कैसे समझा? उन्होंने सोचा कि साल्ट की हेल्प से हम पूरी कंट्री को यूनाइट कर सकते हैं। साल्ट से चिपकाओगे नहीं लोगों को, साल्ट से कैसा करते हैं देखिए। सो 31 जनवरी 1930 को जो गांधी जी थे उन्होंने वाइसरॉय जो इरविन उस टाइम के थे उनको क्या भेजा, एक लेटर भेजते हैं, उसमें अपनी कुछ डिमांड्स को वो लिख के भेजते हैं कि हमको ये डिमांड चाहिए, ठीक है। तो उसमें बेसिकली जो डिमांड्स थे मेनली वो जनरल इंटरेस्ट को लेके थे, या फिर आप बोल सकते हो मिलिट्री को लेके थे, बहुत सारे डिमांड्स थे उनके, ठीक है। तो हर सेक्शन का एक तरह से इंक्लूड करते हुए उन्होंने सारे डिमांड्स अपने लिख के भेजे थे, ताकि सारे सेक्शन की प्रॉब्लम को वहाँ पे एड्रेस कर सके और सारे सेक्शन को यहाँ पे आप इकट्ठा कर सके, उनका सपोर्ट गेन कर सकें। तो इसलिए उन्होंने इसके लिए यूनाइटेड कैंपेन के लिए ये सारे जो डिमांड थे वो लिख के भेजे थे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिमांड क्या थी? दैट वाज द एबॉलिशमेंट ऑफ साल्ट टैक्स, कि साल्ट टैक्स को क्या करो, खत्म करो। मतलब साल्ट टैक्स क्या होता है? तो साल्ट जो था बेटा वो गवर्नमेंट ओन था, कि गवर्नमेंट ही उसको बना सकती है और उसको बेचती थी, और वो बेचती थी तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेती थी लोगों से, ठीक है। तो साल्ट जो था वो तो सब लोग यूज़ करेंगे साल्ट, ऐसा तो है नहीं कि अमीर ज़्यादा साल्ट खाएगा गरीब कम साल्ट खाएगा, खाओगे सब बराबर ही। नमक किसी को कम ज़्यादा नहीं पसंद है, नमक सबको बराबर चाहिए, ठीक है। तो रिच एंड पुअर सबको नमक चाहिए, और इसके लिए, और ये आपके खाने के लिए ज़रूरी भी है, इट इज़ द एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, ठीक है। जो टैक्स थे साल्ट पे और जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो इससे लोगों को, अब ये जब लोग इस मुद्दे पे अपना ध्यान लगाएंगे, कौन लेके गया? महात्मा गांधी ने इस मुद्दे पे अपना लोगों का ध्यान खींचा, ठीक है। लोग इस मुद्दे पे गए तो यहाँ से लोगों को क्या दिखेगा कि अरे यार ब्रिटिशर्स तो ये छोटे से नमक के लिए हमसे टैक्स ले रहे हैं, तो यहाँ से इस मुद्दे को बनाया गया। तो महात्मा गांधी जी ने जो इरविन थे उनको एक अल्टीमेटम दिया कि भाई 11 मार्च तक हमारी डिमांड को फुलफिल करो, अदरवाइज जो कांग्रेस है वो एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को लॉन्च करने जा रही है, ओके। तो फाइनली सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को लॉन्च करेगी। तो इरविन तो भाई तैयार नहीं हुए, इरविन तो भाई बच्चे हैं छोटे। सो इरविन जो थे वो बेसिकली तैयार नहीं होते हैं इनकी बातों को मानने के लिए। सो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने फाइनली साल्ट मार्च को स्टार्ट किया, ठीक है, और अपने 78 वॉलेंटियर के साथ में इस मार्च को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो इनको टोटल 240 माइल्स तक जाना था। कहाँ से कहाँ तक? तो ये अपनी जो स्टार्ट करते हैं मार्च, वो अपने आश्रम से स्टार्ट करते हैं, गांधी आश्रम कहाँ है? साबरमती में, ठीक है। तो साबरमती से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक इनको जाना था? इनको जाना था बेटा दांडी तक। दांडी एक प्लेस है, कहाँ पे? ये गुजरात के कोस्टल रीजन में पड़ता है, जहाँ से ओशन जो है, आप बोल सकते हो कोस्टल रीजन में है तो पानी तो ओशन का पानी रहेगा ही वहाँ से। तो वहाँ तक इनकी एक मार्च जो थी वो स्टार्ट करते हैं। तो ये 24 डेज तक लगातार चलते हैं, रोज़ एवरी डे 10 माइल्स वो वॉक करके, पैदल ही चल के इन लोगों ने कवर किया था, ठीक है। तो जब ये गांधी जी ने ये दांडी मार्च किया, गांधी जी ने ये साल्ट मार्च आप बोल सकते हो कर रहे थे, तो बीच बीच में रुकेंगे कहीं ना कहीं भाई, कंटिन्यूसली तो नहीं चलेंगे। तो जहाँ पे भी ये रुकते थे तो ये अपनी स्वराज की जो इनकी प्रिंसिपल थी लोगों तक शेयर करते थे, ठीक है। एंड लोगों से अर्ज करते थे कि आप ब्रिटिशर्स को पीसफुली, देखिए यहाँ पे नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, पीसफुली ब्रिटिशर्स को, मतलब आप उनको सप्रेस, ऐसा नहीं है कि आप वायलेंस का सहारा लो, उनको फोर्सफुली उनको ऐसा करो, कोशिश करो कि वो छोड़ के चले जाएं, आप पीसफुली अपना काम कर सकते हो। तो फाइनली 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं एंड वहाँ पे उन्होंने जो लॉ था, लॉ का वायलेशन किया और खुद से क्या बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली थी साल्ट को बनाने में, तो यहाँ पे उन्होंने खुद से सॉल्ट बनाया। कैसे बनाया? सॉल्ट आपको पता ही होगा कि पानी को बॉईल करते हैं तो वहाँ से बेसिकली जो साल्ट होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ से उन्होंने साल्ट बनाया सी वाटर से, ठीक है। तो देखा आपने कैसे जो साल्ट मार्च था, ठीक है, साल्ट मार्च कैसे गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी ने शुरू कब किया और अंत कब हुआ? 11 मार्च से शुरू किया एंड 6 अप्रैल में उनका जो मार्च होता है वो हो जाता है, ठीक है। सुनो, अब इन्होंने जो साल्ट मार्च को था पूरा किया, नमक बना के जो कानून तोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। सो क्वेश्चन अब यहाँ से ये बन जाएगा बेटा, पहले तो साल्ट मार्च के ऊपर आपको सिंपल सा एक शॉर्ट नोट लिखने को दे सकते हैं कि राइट और शॉर्ट नोट ऑन साल्ट मार्च। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बेटा यहाँ से बन के आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इससे पहले तो बेटा हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा था ना, सो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया ही हुआ है कि हाउ वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको नॉन कोऑपरेशन की भी चीजें ऐड करनी होंगी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्वेश्चन पॉइंट्स भी ऐड करने होंगे, दोनों को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, तो अभी देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि लोगों को बस बोला गया कि आप जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट मत करो, कोऑपरेट मत करो, जो 1921-22 में मूवमेंट था। अब क्या होता है, अब गांधी जी बोलते हैं कि आप लॉ, जो कॉलोनियल लॉ हैं उनको ब्रेक करो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे लोगों से आर्ग्यू जो इस तरह से बोलते हैं कि आप कॉलोनियल लॉ को ब्रेक करो, तो वही होता है 1000 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक दी सॉल्ट लॉ। तो सॉल्ट लॉ को सब ब्रेक करते हैं, सब जाके सॉल्ट खुद से बनाने लगते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की साल्ट फैक्ट्रीज होती हैं उनके सामने जाके डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और क्या, जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता है धीरे धीरे फॉरेन क्लॉथ, अगेन वापस से फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट किया जाता है, लिकर शॉप्स पर पिकेटेड ब्लॉक कर दिया जाता है, पीजेंट्स जो होते हैं वो अब रेवेन्यू पे करने से मना कर देते हैं, चौकीदारी टैक्सेस पे करने से मना कर देते हैं, और विलेज जो ऑफिसर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सब लोग नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो लॉ है, जैसे फॉरेस्ट लॉ है, फॉरेस्ट लॉ है ना यहाँ बेटा, यहाँ पे फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया जाता है। फॉरेस्ट लॉ क्या था, फॉरेस्ट लॉ हम लोगों ने ट्राइबल वाले सेक्शन में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ लेके आए थे ट्राइबल्स के लिए, कि मतलब कि आप लोग जो ट्राइबल्स हैं या फिर कोई भी कॉमन पीपल है वो रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जो पहले वो ट्राइब लोगों के लिए फॉरेस्ट ओपन होता था, अब उन लोगों के लिए फॉरेस्ट उनका घर नहीं रह गया, अब उनको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिशर्स से। तो इसकी वजह से उनका गुस्सा था, तो जो फॉरेस्ट लॉज थे इनको भी वॉयलेट किया गया, ठीक है। लोग अब रिजर्व फॉरेस्ट से भी जाके वुड कलेक्ट कर रहे हैं एंड अपने कैटल की ग्रेजिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली आप लोग देख रहे हो क्या डिफरेंस था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था बेटा, वहाँ पे बस बोला गया कि आप लोग कोऑपरेट मत करो। तो कोऑपरेट कैसे कैसे नहीं करना है उसके आप पॉइंट्स लिख दीजिए। और फिर इसमें क्या हुआ, इसमें बोल दिया गया कि अब एक चीज़ और ऐड कर दी गई कि ठीक है आप कोऑपरेट मत करो, प्लस अब जो कॉलोनियल रूल हैं उनको भी यू कैन ब्रेक, ठीक है, ब्रेक दी कॉलोनियल रूल, ठीक है। बेसिकली ये हो गया, तो इनके पॉइंट्स आप ऐड कर दो तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो वरीड बाय द डेवलपमेंट, अब जो ये धीरे धीरे मूवमेंट है इतनी रफ्तार पकड़ रहा है, अपने एक्टिव फॉर्म में आ रहा है, तो कोलियन गवर्नमेंट जो थी उसको अब चिंता होने लगी, ठीक है। तो उसने अब क्या शुरू कर दिया बेटा, उसने शुरू कर दिया कांग्रेस लीडर को 1 by 1 अब अरेस्ट करना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी या फिर ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको सप्रेस कैसे किया, हाउ डिड दे सप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ से देखिए क्या क्या स्टेप्स वो ले रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे क्लासेस हुए, क्योंकि भाई अगर किसी कोई एक प्लेस पे कहीं पे मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ का एक लीडर होगा, अगर आप उस लीडर को लेकर चले जाओगे तो यहाँ के लोगों में और गुस्सा भड़केगा, ठीक है। सो वैसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है अब्दुल गफ्फार खान, जो एक बहुत एक तरह से डिवोट डिसिपल होते हैं, महात्मा गांधी जी के बहुत फॉलोअर होते हैं। उनको जब अरेस्ट किया जाता है इन अप्रैल 1930, तो एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर। तो जब लोग गुस्सा होंगे तो गुस्सा होकर जाके उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, पेशावर की स्ट्रीट में डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। एंड पुलिस यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस की फायरिंग वगैरह होती है, बहुत लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी जी जो होते हैं, जब इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, महात्मा गांधी जी को अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जो एंग्री क्राउड्स होती हैं, सॉरी ये हम लोग महात्मा गांधी जी को जो अरेस्ट कर लिया जाता है, तो शोलापुर में जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं वो जाके पुलिस पोस्ट पे अटैक करते हैं, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक करते हैं, लॉ कोर्ट्स पे अटैक करते हैं, रेलवे स्टेशन पे अटैक करते हैं। बेसिकली जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ पे जा जाके ये लोग अटैक करने लगते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो भी अब ब्रूटल रिप्रेशन के साथ एक रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि भाई आप लोग जब आके गुस्से से भड़कोगे तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स निकल के आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्लैश हो रहा है, लोग अब पूरी तरह से ये मूवमेंट भी क्या हो गया बेटा, वॉयलेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि जो विमेन है, चिल्ड्रेन है, उनको पीटा जा रहा है एंड अराउंड 100,000 ऑफ पीपल वर अरेस्टेड। कितने लोगों को, कितने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने यही देखा कि ये मूवमेंट भी लास्ट में चल के क्या बन गया बेटा, वॉयलेंट, ठीक है। स्टार्ट हुआ एज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, बट ये भी जाके बाद में वॉयलेंट बन गया। अब ये फिर सीन देख के अगेन गांधी जी क्या बोलते हैं, ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। वापस से क्या होता है कि गांधी जी को नहीं अच्छा लगता कि लोग इतने मर रहे हैं, सारा वॉयलेंस क्रिएट हो रहा है। देन अगेन ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड वो इरविन के साथ ऑन 5 मार्च 1931 5 of March 1931 में ही डिसाइडेड टू इंटर इनटू अ पैक्ट। एक पैक्ट करते हैं इरविन के साथ में, जिसमें क्या होता है,
जिसमें गांधी जी कंसंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके पहले आप लोगों ने देखा था बेटा, इसके पहले जब इरविन ने अक्टूबर 1929 में जब एक तरह से ऑफर दिया था, उसने बोला था कि आप राउंड टेबल और कॉन्फ्रेंस में आइए, हम लोग डिस्कशन करते हैं, दिया था ना, डोमिनेंट स्टेटस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन, 3 चीज़ का उसने ऑफर दिया था। तो वहाँ पे उस वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जो होती है उसने बॉयकॉट कर दिया था, वो पार्टिसिपेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने बोला हमको डोमिनियन नहीं चाहिए, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको पूरा स्वराज चाहिए। तो इस वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो इरविन है उनके साथ पैक्ट होता है गांधी जी का कि ठीक है हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तो इन लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा आप लोग बेटा बताइएगा, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 हुई थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों के 3 उसमें नाम क्या बताएंगे आप लोग? फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों के ईयर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तीनों के। प्लस बेटा हाँ ये भी बताइएगा कि कौन से में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, कौन से वाले। एक तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी बताइएगा बाकी के जो 2 होते हैं उनमें क्या पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, वो बताइएगा। थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा अगर नहीं पता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी बोलते हैं ठीक है हम चलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे जो इरविन होते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं चलो ठीक है हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करेंगे। अच्छा जो गांधी जी ने अपना जो डिमांड लिख के दी थी, लेटर लिख के दिया था इरविन को, उसमें से एक डिमांड ये भी थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, ठीक है। तो फाइनली 1931 गांधी जी जाते हैं लंदन, किसके लिए? कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। वहाँ पे बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, बट बात जमती नहीं है भाई, जमती नहीं है। और गांधी जी भाई डिसअपॉइंट होके वापस इंडिया चले आते हैं। एंड इंडिया आके ही अगेन ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। उन्होंने क्या देखा कि गवर्नमेंट अब दूसरा तरीका ढूंढ लिया है। कैसे कैसे? यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको उठा के अब जेल में डाल दिया है, ठीक है। जैसे गफ्फर खान, जवाहरलाल नेहरू, इनको उठा के जेल में डाल दिया है और कांग्रेस को पूरी तरह से इलीगल कर दिया है, बैन कर दिया है। मतलब अब यहाँ पे कोई भी मीटिंग्स नहीं हो सकती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती हैं, जो बॉयकॉट आप लोग खेल रहे थे अब आप लोग वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये सब देख के गांधी जी ने क्या फील किया? गांधी जी ने फील किया कि ये सारा सब कुछ जो हो रहा है, चलो वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। सो ही थॉट अबाउट टू रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट क्या होता है कि जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो जोश उसमें था वो जोश इसमें नहीं आता है। फॉर ओवर ए ईयर ये चलता है, 1 साल ये मूवमेंट चलता है, बट धीरे धीरे क्या होता है इसका मूवमेंट खत्म हो जाता है अबाउट बाई 1934। सो 1934 तक इसका मूवमेंट खत्म हो जाता है, इसमें कुछ रह नहीं जाता है। लोग अब धीरे धीरे अपने काम में वापस से लग जाते हैं, वो जो लॉ ब्रेक करने का कंसेप्ट वो सब खत्म हो जाता है। सो देखा हमने पूरा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शन इसमें अगेन पार्टिसिपेट करते हैं, किसके लिए मूवमेंट किस तरीके से था, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है देन मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा एंड जितने भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके, जितने भी आपके जो भी दोस्त हैं जो 10th में हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए बेटा, प्लस जितना भी हो सके चैनल को प्रमोट करिए। ओके, थैंक यू।